बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहां पर एक अगला सवाल भी है, क्या वाकई बढ़ता हुआ टैरिफ अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुकूल भारत को खड़ा नहीं कर पाया तो क्या इसके बाद की परिस्थिति भारत पर सैंक्शन लगाने की दिशा में बढ़ जाएगी? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जितना आगे बढ़ चुके हैं, यहां तक कि रूस से जो तेल खरीदेगा उसमें भारत का नाम सर्वोपरि, और सीनेट में एक बिल लाया गया कि जो खरीदे 500% उस पर टैरिफ लगा दीजिए। 80 सीनेटर साइन कर चुके हैं। लेकिन इसका जवाब शायद व्यापार और टैरिफ से हटकर उस डिफेंस और एग्रीकल्चर को लेकर है, जिस एग्रीकल्चर का जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कर तो दिया, लेकिन डिफेंस क्षेत्र में क्या सुकोई खरीदने के बाद अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है और ऐसा भी कर सकता है कि इसके बाद भारत के साथ जो व्यापार करे उस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे? यह भी हो सकता है। भारत चीन के करीब अगर जा रहा है तो वही सबसे बड़ी पेच है, यह भी एक सच है। अमेरिका को कोई चुनौती दे सकता है तो वह चीन है। अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी जो अमेरिका की है उसको कोई चुनौती दे सकता है तो वह चीन है। और शायद यही वो वजह है जो इस वक्त अमेरिका के भीतर भारत को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि भारत और अमेरिका भी आमने सामने खड़े हैं, और स्पष्ट कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक आमने सामने खड़े हैं। लेकिन पहली बार ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर भारत और अमेरिका जब टकराते हुए दिखाई देने लगे तो उसका सीधा लाभ चीन को होगा, और उसे पता है कि अगर भारत चीन के खेमे में चला गया तो उसके लिए कोई देश पूरे साउथ ईस्ट एशिया में नहीं बचेगा। और शायद यही वजह है कि इस दौर में इजराइल के राष्ट्रपति नेतान्याहू भी यह कहने से भारत के राजदूत को बुलाकर चूके नहीं कि किस तरीके से ट्रंप के साथ बातचीत करनी है, वह प्रधानमंत्री मोदी को बतला देंगे। और इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी भी चूके नहीं, उन्होंने चीन की यात्रा भी तय कर ली और यह भी कह दिया कि 29 और 30 तारीख को जापान में रहेंगे, 31 और 1 तारीख को बीजिंग में रहेंगे, क्योंकि जापान से प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करके सीधे बीजिंग उतरेंगे और बीजिंग में एससीओ की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और इन सब के बीच जैसे जैसे टैरिफ का सवाल बड़ा हुआ, जैसे जैसे रूस से तेल खरीदने का सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा किया, वैसे ही खुले तौर पर भारत ने यह ऐलान कर दिया कि अब उसकी यात्रा चीन की होगी। और इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति ने भी कह दिया अब वो भारत की यात्रा नवंबर दिसंबर में जरूर करेंगे, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, टेलीफोन पर बातचीत हो गई है, हम स्वागत करने के लिए बेताब हैं। भारत एक बैलेंस बनाकर चलना चाहता है, और अमेरिका को पहली बार खुले तौर पर यह संकेत भी दे रहा था कि जरूरत पड़ी तो इस पूरे इलाके में जो भारत ने एक बैलेंस अमेरिका के लिए बना रखा है, चीन का विरोध करते हुए, वह भी डगमगा जाएगा। और एक झटके में वह यह सोचकर नहीं समझ पाया कि चीन भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा का समर्थन करेगा। लेकिन इन सब के बीच 3 बड़े डेवलपमेंट हो गए। भारत के प्रधानमंत्री का चीन का दौरा तय हो जाना, रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत की यात्रा को तय कर देना, और इन सब के दोनों यात्राओं के बीच में यानी सितंबर के महीने में इसके संकेत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दे दिए गए कि अब ये तीनों देश मिलकर आरसीआई की बैठक करेंगे। रशिया, चाइना और इंडिया यानी बिल्कुल नया ध्रुवीकरण ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगा। यानी रूस से मुलाकात भारत की यह कहीं ना कहीं एक डराने वाली सिचुएशन अमेरिका के लिए थी। और ऐसा भी नहीं है कि इस दौर में जो बातें अमेरिका के जरिए भारत को लेकर बताई और दिखाई जा रही है सब कुछ सच वही है, बिल्कुल नहीं। ना तो रूस से जो भारत ने तेल खरीदा उसकी वजह से बढ़े हुए टैरिफ को लेकर भारत के खिलाफ बढ़ते हुए टैरिफ वार की दिशा में अमेरिका बढ़ रहा है, और सवाल रूस के साथ भारत के करीबी का है, बिल्कुल नहीं। यह परिस्थिति कुछ ऐसी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आंखों में प्रधानमंत्री मोदी चुभ चुके हैं। चुभे इसलिए हैं क्योंकि ट्रंप यह मानकर चलते रहे कि अमेरिका की दादागिरी दुनिया पर राज करेगी, डॉलर की ताकत के आगे ब्रिक्स खत्म हो जाएगा, चीन और भारत आपस में टकराते रहेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में ईरान, चीन और भारत तीनों एक साथ खड़े हो ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहां पर एक अगला सवाल भी है, क्या वाकई बढ़ता हुआ टैरिफ अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुकूल भारत को खड़ा नहीं कर पाया तो क्या इसके बाद की परिस्थिति भारत पर सैंक्शन लगाने की दिशा में बढ़ जाएगी? लेकिन अगला सवाल तो यह भी है कि चीन अगर रशिया से कोयला 44% खरीदता है, कच्चा तेल 47% खरीदता है,
तो दूसरा नंबर भारत का नहीं है, दूसरा नंबर यूरोपीय यूनियन का है, जो एलएनजी 51% खरीदता है और पाइपलाइन गैस तकरीबन 37% खरीदता है। और ये अगला सवाल यह है, क्या अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि भारत इस दौर में या प्रधानमंत्री मोदी इस दौर में सिर्फ अपने घरेलू समर्थकों को संतुष्ट करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ एक शांति का बर्ताव करना चाहते हैं? हो सकता है जो अमेरिका की अपनी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये चार चीजें हो भी सकती हैं। लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई इस दौर में व्यापार को लेकर अमेरिका पे कोई असर पड़ेगा? भारत के साथ अगर व्यापार बंद हो जाए, कोई भी कह सकता है बहुत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच जो आर्थिक संबंध है वो इस रूप में भी समझ सकते हैं कि भारत के कुल एक्सपोर्ट का अमेरिका जो जाता है वो 18% है, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका से एक्सपोर्ट भारत आता है वो सिर्फ 2% है अमेरिका के कुल एक्सपोर्ट का। और अगर एक्सपोर्ट जो इंडिया के जरिए होता है अमेरिका में अगर वो जा रहा है, तो दूसरी तरफ यह भी है कि जो इंपोर्ट हो रहा है वो 5.6% अमेरिका का हो रहा है कुल मिला के। यानी बहुत असर अमेरिका पे नहीं पड़ेगा, तो क्या भारत पे व्यापक असर पड़ेगा? यह भी एक सवाल है, लेकिन इसका जवाब शायद व्यापार और टैरिफ से हटकर उस डिफेंस और एग्रीकल्चर को लेकर है, जिस एग्रीकल्चर का जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कर तो दिया, लेकिन डिफेंस क्षेत्र में क्या सुकोई खरीदने के बाद अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है और ऐसा भी कर सकता है कि इसके बाद भारत के साथ जो व्यापार करे उस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे? यह भी हो सकता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो बैलेंस चाहिए उसमें भारत के बगैर अमेरिका बैठा नहीं सकता है। और जिस तरीके से अमेरिका को कोई देश चुनौती दे सकता है तो वो रशिया नहीं है, वो चीन है। व्यापार की दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत के कॉरपोरेट के भीतर इस वक्त बड़ी हलचल सी मची हुई है, क्योंकि उनका अपना बिजनेस जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ते में अगर भारत पर और भारत अगर रशिया के साथ व्यापार कर रहा है और भारत के व्यापार को लेकर और डिफेंस डील को लेकर अगर बात सैंक्शन तक चली गई, भारत का आईटी सेक्टर अगर डगमगाता हुआ दिखाई दिया, जिसके इंडिकेशन गवर्नमेंट के भीतर से ही आने लगे हैं कि अब नए नए तरीके से आईटी सेक्टर को भारत के भीतर स्टार्टअप में तब्दील होना पड़ेगा। ये मैसेजेस उस बदलती हुई इकोनॉमी, उस बदलती हुई इकोनॉमिक पॉलिसी और उस बदलती हुई डिफेंस पॉलिसी और आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका की अर्थनीति से हटकर बिल्कुल अपनी नई मेक इन इंडिया की अर्थनीति या बिल्कुल नए तरीके से चीन, रशिया, ईरान और भारत ब्रिक्स के माध्यम से, एससीओ के माध्यम से, एशियान के माध्यम से, क्वाड के माध्यम से नहीं। यह एक खतरनाक मोड़ है या शायद एक ऐसी परिस्थिति है जो शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार भारत के सामने आकर खड़ी है और उसकी परीक्षा मौजूदा सत्ता और सरकार को इस तर्ज पर देनी है कि खुद भी स्वावलंबी हो और अपनी इकोनॉमिक्स, अपनी फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर चेक एंड बैलेंस की एक नई स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खड़ा कर सके। परीक्षा इसी बात को लेकर है, अन्यथा बात टैरिफ से शुरू हुई है, सैंक्शन तक जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।